गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 9 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। वैसे आज कुछ ऐसे खास टॉपिक नहीं है जो एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पुराने से टॉपिक है, लेकिन कौन कौन से हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे पॉलिसी रेट्स के बारे में, क्योंकि आरबीआई ने अभी पॉलिसी रेट्स को चेंज किया है। पॉलिसी रेट्स क्या होता है, आरबीआई इसको क्यों चेंज करती है। पुराना टॉपिक है लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं, काफी समय से हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये कैसे काम करती है। एक्चुअली दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं, तो दोनों को हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक है बहुत ही अच्छा, वो है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। काफी समय से हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया था। होता क्या है कि गवर्नमेंट ना बहुत बार जो सरकारी कंपनी होती हैं या पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनको बेच देती है। जैसे एलआईसी को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये प्रोसीजर पूरा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकार की जो पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वो कैसे चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो गगनयान मिशन है उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, थोड़ा इसको कर सकते हैं। इंडिया और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, उसके साथ हमारे क्या रिलेशन है, क्या हो सकते हैं, इस समय क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन से। देखिए वैसे तो जो नॉर्मल जैसे रशिया, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल, इनके साथ हम लोग इंडिया के रिलेशन करते रहते हैं, लेकिन जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनके साथ हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आने के कौन से थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसको कम कवर किया जाता है। उसके अलावा जो जर्मनी की पॉलिसी है रशिया की तरफ, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। टेम इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है। हमें पता ही है कि पहली बार मतलब अभी 2023 के लिए हमने जो टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का अपनी कंट्री में, वो हम लोगों ने 4.55% के आसपास रखा हुआ है। तो उसकी तैयारी आरबीआई ने पहले से ही शुरू कर दी है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा ना, जीडीपी की ग्रोथ उतनी ही कम होगी, है ना। हमें अब अच्छे से पता है कि जो रियल जीडीपी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा रियल जीडीपी उतनी ही कम होगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसके लिए आरबीआई जो है बहुत कुछ कर सकती है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव जो तरीका होता है वो होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। क्योंकि जिस तरह से आजकल हम लोग इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जिस मॉडल को, ओपन इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, डिमांड सप्लाई को फॉलो करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, उस सिनेरियो में सबसे बड़ा जो रीजन है इन्फ्लेशन का वो होता है मनी सप्लाई। हालांकि इंडिया में बहुत अच्छे से लागू नहीं होता है, इंडिया में और भी बहुत रीजंस होते हैं, बट स्टिल मनी सप्लाई को सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। तो मनी सप्लाई को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है पॉलिसी रेट को कंट्रोल करना। पॉलिसी रेट याद रखना, पॉलिसी रेट। यहाँ पे पॉलिसी रेट का मतलब है रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट को इन जनरली हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। तो रेपो रेट को अभी क्या किया आरबीआई ने, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड, मतलब इंक्रीज किया है, रेज द बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसे हम लोग रेपो रेट कह रहा हूं मैं, इसे पॉलिसी रेट भी कह सकते हो, बेंचमार्क लेंडिंग रेट भी कह सकते हो, रेपो रेट, जो आपका मन करे बोलिए, बाय 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। अगर आपको आधा परसेंट बोलना है तो मतलब 50 बेसिस पॉइंट, क्वार्टर ऑफ 1% बोलना है 25 बेसिस पॉइंट। तो पॉइंट मतलब 1/4 की मैं यहाँ पे बात करूं, 1/4%, 25 बेसिस पॉइंट को इंक्रीज कर दिया है टू इंक्रीज द टू टेम द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये पूरा जो पहला सेंटेंस है वो बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है बेसिस पॉइंट, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक होता है बेंचमार्क लेंडिंग रेट। और बेंचमार्क लेंडिंग रेट को जब इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, आपने याद रखना है। आरबीआई और रेपो रेट में और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन होता है, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है, जब रेपो रेट डिक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। इसका सीधा सा रिलेशन होता है मनी सप्लाई के साथ। जब रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, ठीक है। और जब मनी सप्लाई रिड्यूस होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखोगे सब लोग, रेपो रेट जब इंक्रीज होता है
तो मनी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज होती है। जब रेपो रेट डिक्रीज होता है या आरबीआई के द्वारा किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है। जब पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत इफेक्टिव तरीका होता है रेपो रेट। ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन आरबीआई में कौन करता है? आरबीआई में होती है एक कमिटी जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो रेपो रेट को के जो रेट होती है उसको फिक्स करती है। तो आपको याद रखेंगे, चलिए ठीक है। मेंबर पार्लियामेंट जो सॉरी एमपीसी जो होती है उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। एक ऑफिशियल जो मेंबर होता है वो आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ध्यान रखना, 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं जिसमें से गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर वो तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, और एक नॉमिनेट किया जाता है। 3 मेंबर सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं लोग, वो 4 साल के अपॉइंट किए जाते हैं, और वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट उनकी नहीं हो सकती। मतलब एक ही बार आप अपॉइंट हो गए भैया, आप दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते। ये थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एमपीसी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या है। आरबीआई के बारे में हल्का फुल्का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो अंग्रेज लेके आए थे 1935 में, उसके तहत जो है आरबीआई को बनाया गया था, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है बनाया गया था, फाइनली 35 के अंदर उसका एस्टेब्लिश किया गया था। ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो प्राइस की जो मतलब प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। इंडिया की करेंसी जो है रूपी और जो फॉरेन करेंसी होती है उसके बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है वो सब बैलेंस आउट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई जो है वो रेगुलेटिंग बॉडी भी है, सुपरवाइजिंग बॉडी भी है, और भी बहुत सारे काम होते हैं आरबीआई के। ये आपको जो है एक स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे दे दिया है, इसको आप ठीक ठाक से पढ़ सकते हो। चलिए, द स्टेटस ओ एंड प्रोसीड्स ऑफ द डाई इन्वेस्टमेंट। देखिए इसका 2 नाम है, इसको डाई इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो और आप इसे डिस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। जब आपका मन करे आप वो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या ये चीज, पहले आपको वो बताता चलो। डाई इन्वेस्टमेंट या फिर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स एसेट्स। एसेट मतलब समझते हो, जैसे कोई कंपनी बेच दिया, लैंड होती है, वो सब एसेट्स होते हैं सरकार के। और सब्सिडरी मतलब जैसे कोई भी कंपनी, जैसे एलआईसी, एयर इंडिया, वो सब करके, ठीक है। सच एज सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, भेल, सेल, कोल इंडिया, वो सब करके, रेलवे, ठीक है, वो सब रहता है। अगर सरकार इनका एक हिस्सा बेच देती है, देखिए एक हिस्सा भी बेच सकती है, पूरा भी बेच सकती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट का इरादा क्या है, उसे हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी के अंदर पैसा लगा के उसको खरीदना। डिस इन्वेस्टमेंट उसका अपोजिट होता है जिसमें हम उसको बेचते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट ना कई तरीके की हो सकती है। एक हमारे पास होती है मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, एक होती है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, और एक होती है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है तीनों में, क्या रहता है देखिए। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मेजोरिटी शेयर्स बेच दिए जाते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी लिखा हुआ है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपने पास मेजोरिटी शेयर्स रखती है और माइनॉरिटी शेयर्स को बेच देती है। अब यार ये क्या झगड़ा है, मेजोरिटी माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है दोस्तों 41%, 51%। माइनॉरिटी का मतलब होता है 49%। जैसे आप यहाँ पे कोल इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। अगर सरकार कोल इंडिया के अंदर 49% को शेयर को बेच देती है और 51% शेयर अपने पास रख लेती है, इसे कहेंगे माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी सरकार के पास मेजोरिटी शेयर्स हैं। जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स होते हैं उसके पास मैनेजमेंट होती है, सीधी सी बात है। बट मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब सरकार 51% बेच देती है और 49% या उससे ज्यादा रकम रख लेती है। देखिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है 49 51% का, ठीक है। 30% भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक इन्वेस्टर के पास नहीं होना चाहिए, तो उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ 51 और 49 से याद रख लो। जब सरकार 41 बेचती है उसे मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब सरकार 41 अपने पास रखती है और 51 अपने पास रखती है और 49 बेच देती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए कहां लिखूं मैं, ये नीचे लिख लेता हूं। जब सरकार 51% बेच देती है
और 49 अपने पास रख लेती है, उसे कहते हैं मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेजोरिटी आपने बेच दिया। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब सरकार 49% क्या करती है, वो अपने पास रखती है और 51% बेच देती है, ये मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है। जब इसका उल्टा होता है, जब सरकार 49 बेचती है, ठीक है, और 59 वन बेचती है और 49 अपने पास रख लेती है, इसे कहते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार के पास जो माइनॉरिटी होगा तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजोरिटी होगा तो मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। लेकिन जब सरकार 100% बेच देती है, उसे कहते हैं कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार मेजोरिटी अपने पास रखती है, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार माइनॉरिटी अपने पास रखती है, मेजोरिटी बेच देती है। तो ये वर्ड जो यहाँ पे आएगा ना, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी आएगा तो माइनॉरिटी बेचेगी, मेजोरिटी आएगा तो मेजोरिटी बेचेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना अपने पास। कंप्लीट में तो जैसे एयर इंडिया हो गया भाई, एयर इंडिया का 100% डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, मतलब पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी हो गई है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एलआईसी है। एलआईसी, एलआईसी क्या है, एलआईसी के अंदर सरकार ने हल्का सा 3-4% शेयर बेचा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि एलआईसी का छोटा सा हिस्सा सरकार ने बेचा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करती क्यों है, सरकार ऐसा क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, इसलिए करती है। तो जो फिस्कल बर्डन होता है गवर्नमेंट का, उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ऐसा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना होता है, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर चलाना होता है, मिड डे मील स्कीम देना है, फ्री अनाज देना है, सब्सिडीज देना है, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो ये भी सरकार का एक तरीका होता है पैसा करने का। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि ऐसी कंपनीज को बेचा जाए जो लॉस मेकिंग होती हैं। प्रॉफिट वाली कंपनी को बहुत कम बेचा जाता है, तो उसको बेचने को ज्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दे ही रही है। लॉस मेकिंग कंपनी जैसे एयर इंडिया वगैरह हो गया, उनको बेचा जाता है। कभी कभी प्रॉफिट वालों को बेच देते हैं, ऐसी बात नहीं है, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। और वैसे तो सरकार भी ये जो चीजें करती है गवर्नमेंट, वो 1991 से ही कर रही है, जब से हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया है। लेकिन पहले अटल जी की सरकार थी, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट किया गया था। अभी 2014 के बाद जो मोदी जी की सरकार आई है, ये भी लोग जो है काफी डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। ठीक है, तो जो बेसिकली एनडीए की गवर्नमेंट होती है, वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करते हैं। मोदी ने जो सीधा कहा है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम होना भी नहीं चाहिए। अगर वेस्टर्न कंट्री में जाओ, यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में, साउथ कोरिया, वहां पे गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती है, वहां पे गवर्नमेंट बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। बिजनेस का करना प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनीज का काम होता है। तो जो करंट की गवर्नमेंट है वो भी इसी में बिलीव करती है, इसलिए इस तरह की डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, चलिए। द की ट्रायल्स फॉर द गगनयान कंडक्टेड, तो ये थोड़ा सा गगनयान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है गगनयान भाई। ठीक है, एक ये स्पेस मिशन है, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। पहली बार हम लोग क्या भेजने वाले हैं, खुद से अपने आप से इसरो एक स्पेस मिशन भेजने वाला है। और ये मैंड मिशन रहेगा, मतलब इसके अंदर एक्चुअली में इंसान जाएंगे। इट वुड बी अ मैंड मिशन, जिसमें इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जिसमें से एक विमेन होगी। ठीक है, वो जाएंगे 400 किलोमीटर की हाइट तक, वहां पे जाएंगे, 3-4 दिन वहां पे रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, स्पेस मिशन है ये, कोई मून मिशन नहीं है कि चांद पे भेज रहे हैं, नहीं नहीं, ओनली इन द स्पेस, आउटर स्पेस में भेज रहे हैं 400 किलोमीटर, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो भाई इसको भेजने की तैयारियां चल रही हैं। तो होगा क्या, जब ये मिशन ऊपर से नीचे आएगा तो पानी के अंदर तो गिरेगा, तो हमारे जो क्रू होंगे उनको तो भैया रिकवर करना है कि नहीं करना है, रेस्क्यू करना है, उनको बचाना है। तो उसी के लिए बेसिकली जो है अभी टेस्टिंग चल रही है। इंडियन नेवी के साथ मिलकर इसरो टेस्टिंग कर रहा है कोची के आसपास, क्योंकि कोची में हमारा जो है वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी है। तो जब वो क्रू मेंबर नीचे आएंगे तो उनको रेस्क्यू करेंगे, है ना, उसके लिए जो है ये सब चल रहा है। तो ये थोड़ा वो गगनयान के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। गगनयान को जिस लॉन्च व्हीकल से भेजा जाएगा उसका नाम रहेगा GSLV Mach 3। इंडिया का इस समय सबसे एडवांस ये जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी थोड़े समय में जो मिशन आने वाले हैं उसमें एक शुक्रयान रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग वीनस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को भेजेंगे। फिर अपना आदित्य सोलर रहेगा, ये हम लोगों ने 2 दिन पहले भी पढ़ा था, वो रखेंगे हम लोग। फिर अपना आएगा चंद्रयान 3। ठीक है, इसको भी हम लोग जल्दी ही भेजने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ मिशन आपको पता होना चाहिए इसरो वगैरह के बारे में, जो हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह चलाते रहते हैं। चलिए,
इज देयर अ चेंज इन द जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया? अपने लिए कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा फिर भी आपको पता होना चाहिए कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें और अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपके पास टॉपिक भी आता है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। तो जर्मनी के और रशिया के रिलेशन थोड़े से खट्टे मीठे रहे हैं, ज्यादा खट्टे रहे हैं, थोड़े मीठे रहे हैं। आप अगर वर्ल्ड वॉर वन की बात करो, उस समय से ही रिलेशन जो है वो थोड़े से क्रिटिकल है दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मनी जब डिफीट हो गया था, ठीक है, तो एक तरफ रशिया था एक तरफ जर्मनी था, तो उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ रपेलो। ये नाम याद रख लेना, आपने प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है। ट्रीटी ऑफ रपेलो जब हुई थी उसके बाद उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए थे। फिर 1939 में जर्मनी और रशिया ने एक नॉन अग्रेशन अग्रीमेंट साइन किया था हिटलर के साथ कि भैया हम आपके ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, आपके ऊपर जो है हम लोग अटैक नहीं करेंगे, ऐसा हिटलर ने विश्वास दिलाया था रशिया को। लेकिन भाई विश्वासघात तो होते ही रहते हैं दुनिया में, तो वैसे विश्वासघात हुआ। 1941 में जर्मनी ने रशिया के ऊपर, मतलब हिटलर की जो आर्मी थी उसने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, लड़ाई हुई बहुत भयंकर। फिर बाद में हिटलर ने सुसाइड किया और फिर जर्मनी हार गया। जर्मनी जब हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक थी वेस्ट कंट्रोल्ड जर्मनी और एक थी ईस्ट कंट्रोल्ड जर्मनी। मतलब आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर वो कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल किया जाता था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल किया जाता था रशिया के द्वारा। मतलब वेस्टर्न जर्मनी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और ईस्टर्न जर्मनी में वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा कब तक चलेगा, हमेशा तो नहीं चल सकता ना। तो 1971 में जर्मनी में एक पॉलिसी अपनाई जिस पॉलिसी को कहा जाता है ओस्ट पॉलिटिक, ओ एस टी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OSTPOLITIK, ओस्ट पॉलिटिक। ओस्ट पॉलिटिक ये कहती है कि हम लोग ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन बनाएंगे। जब इकोनॉमिक रिलेशन बनेंगे तो पॉलिटिकल रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये मतलब होता है कि मतलब आप किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हो तो फिर आप झगड़ा नहीं करते हो। बेसिकली उसे ओस्ट पॉलिटिक कहा जाता है जर्मनी की भाषा में। अब जब बाद में 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया, फिर से जो है जर्मनी और रशिया के बीच में रिलेशन अच्छे खासे होने शुरू हो गए, ठीक है। 1970 से ही जर्मनी रशिया से नेचुरल गैस वगैरह को इंपोर्ट करने लगा, लेकिन 1990 के बाद वो काफी ज्यादा बढ़ गया और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जर्मनी की डिपेंडेंसी बढ़ गई रशिया के ऊपर। फिर उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये पाइपलाइन भी चलाई जिसमें रशिया से नेचुरल गैस जर्मनी में सप्लाई होती है। काफी अच्छे रिलेशन जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ने 2011 में डिसाइड किया कि हम लोग एक और पाइपलाइन बनाएंगे नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिससे हम लोग क्या करेंगे, रशिया से नेचुरल गैस को जर्मनी में इंपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई बीच में गड़बड़ हो गई, बीच में अभी आ गया क्रीमिया, 2014 में क्रीमिया आ गया, तो जर्मनी थोड़ा सा डर गया रशिया से। लेकिन अब आ गया यूक्रेन, तो यूक्रेन जब आया तो बेसिकली देखिए, इससे पहले जॉर्जिया में 2002 जॉर्जिया के ऊपर 2008 में अटैक किया था रशिया ने, और क्रीमिया के ऊपर 2014 में किया था। तो जर्मनी पहले से ही थोड़ा सा कॉशियस हो गया था। लेकिन जब फाइनली अभी यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है तो जर्मनी ने रशिया के लिए अपनी पूरी पॉलिसी को ही चेंज कर दिया है। और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जर्मनी ने अपने मेन बैटल टैंक लेपर्ड 2 को भी यूक्रेन को देने के लिए हाँ कर दिया है। मतलब फुल एकदम से आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली रशिया के साथ लड़ाई करने में उतर आया है। तो ये रिलेशन के बीच में चेंज हो गए हैं। जो नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन थी उसको बंद कर दिया गया है, रशिया से जो गैस आती थी उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है। और इस समय जर्मनी वो यूएई के साथ, कतार के साथ उन्होंने कई सारे अग्रीमेंट किए हैं नेचुरल गैस को लेके। तो ये पॉलिसी चेंज हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जर्मनी की टुवर्ड्स रशिया। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए एडिटोरियल है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। वैसे कुछ कंटेंट इसमें ज्यादा है नहीं। द नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब आपको समझ को आ ही रहा होगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है। तो उस कोल बेस्ड इकोनॉमी को साफ करना है, उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है, सोलर, विंड, हाइड्रोजन, वो सब करके। इसे ग्रीन ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब एक पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन के अंदर एंटर करते हो, तो ये ट्रांजिशन है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो कोल बेस्ड है, उसको जो है ग्रीन बेस्ड लेके जाना है। तो आपको पता ही होगा नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपका जो है डेनमार्क,
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब आता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मैप को यहाँ पे देखोगे तो कुछ वाटर बॉडी आपको नजर आएंगी। यहाँ पे रहता है आपका गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, इसके एक तरफ स्वीडन है, दूसरी तरफ फिनलैंड है, ये आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे आता था बाल्टिक सी। तो यहाँ पे आपका इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन सबको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए जी। और थोड़ा सा आप जैसे नॉर्वे से नीचे आते हो तो नीचे आगे आपका इधर ब्रिटेन आ जाता है, तो यहाँ पे आपका पड़ जाता है नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्थ सी, ये आपका आ जाता है इधर अटलांटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी। थोड़ा थोड़ा लोकेशन वाइज आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर ये रशिया है इस साइड में, तो फिनलैंड और रशिया के बीच में एक काफी लंबा बॉर्डर है, मोर देन 1000 किलोमीटर। और ऊपर रशिया में देखें यहाँ पे आता है बैरेंट सी। तो थोड़ा लोकेशन आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं इनको हम लोग, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड वगैरह को। और आइसलैंड में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं भाई। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। वाइकिंग्स थे वहां पे कभी के जमाने में, ये सब वाइकिंग कंट्रीज हैं। तो वाइकिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे फिजिकली। आज भी यहाँ पे काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं आइसमैन, खासकर आइसलैंड में। एनीवेज, तो नॉर्डिक कंट्रीज काफी पॉपुलर हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके, जिसमें आप हाइड्रोजन की बात करिए, चाहे कार्बन कैप्चरिंग की बात करिए, आप बैटरी स्टोरेज की बात करिए, या ऑफशोर विंड। देखिए वहां पे सोलर तो है नहीं, है ना, वो हाई लैटिट्यूड कंट्री है भाई, सोलर तो नहीं हो सकता। सोलर तो ट्रॉपिकल कंट्री में ही होता है ज्यादा, लेकिन विंड पावर वहां पे काफी ज्यादा है। तो इन नॉर्डिक कंट्रीज ने काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है अपनी इन सारी चीजों में। तो इंडिया के साथ ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ गए, हाँ, इंडिया के साथ ये लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि आज देखिए 9 तारीख है, आज आज मीटिंग होने वाली है बेसिकली। ठीक है, एक नॉर्डिक इंडिया समिट पिछले साल भी हुआ था, और आज और कल मतलब 9 फेब और 10 फेब, ये 2 मीटिंग होने वाली है। कल मुंबई के अंदर एक मैरीटाइम इंडस्ट्री सर्कुलर इकोनॉमिक, आप या कह लीजिए एक न्यू कॉन्सुलेट ओपन किया जाएगा। एक नया कॉन्सुलेट ओपन किया जाएगा मुंबई में, कल इनॉग्रेशन उसका होगा। तो ये जो ट्रेड मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया है इंडिया में, तो वो सब करने वाले हैं। पिछले साल नॉर्डिक इंडिया समिट 2022 हुआ था, जिसमें मोदी जी ने अटेंड किया था, कोपेनहेगन गए थे वो लोग, जिसमें डिजिटाइजेशन की बात हुई थी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात हुई थी, मैरीटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी, इन सारे मुद्दों पर बात हुई थी। तो बातचीत हमारे बीच में बेसिकली होती रहती है। 240 के आसपास जो नॉर्वेजियन और फिनलैंड कंपनी है वो इंडिया में काम करती हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, नोकिया। ठीक है, वो कंपनी भी फिनलैंड की ही है। आजकल तो नोकिया को कोई बेचारा घास नहीं डालता, लेकिन एक समय हुआ करता था भैया, चारों तरफ नोकिया नोकिया हुआ करता था। खैर, वो चीजें चल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया से हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो नॉर्डिक कंट्रीज में हर साल जाते हैं पढ़ाई वगैरह करने, और उनकी कंट्री में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, नर्सिस वगैरह भी। ठीक है, अभी तो उन्होंने डिमांड भी रखी थी इंडिया को की तरफ के हमें नर्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है आपके रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, आपका खुद कर रहे हो, तो काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नॉर्डिक कंट्रीज में सेटल होने की, आप आराम से हो सकते हो। उसके अलावा नॉर्वे और ये जो कंट्रीज हैं, खासकर इनमें से नॉर्वे, नॉर्वे ने अपने लिए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, जो पुअर कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्री होती है, वहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी इंडिया में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट किया है, और फ्यूचर में और भी ज्यादा करने वाले हैं। तो रिलेशन काफी अच्छे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि भैया रिलेशन हमारे बीच में बहुत ट्रेड रिलेशन है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में हम लोग काफी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, सर्विस सेक्टर में। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारे बीच में होता है तो एक काफी पोटेंशियल है। टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ग्रो हो सकती है, वहां से इंडिया में टूरिस्ट लोग आए, इंडिया वाले वहां पे जाएं। एजुकेशन सेक्टर में तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं काफी कुछ, बट फ्यूचर में और इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है। और आर्कटिक ओशंस वगैरह के अंदर जो रिसर्च वगैरह इंडिया करता है, वहां पे भी हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज की हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं डेफिनेटली जो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपके पास आ सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली, यूपीएससी में आपसे ऐसा पूछेगा वो, डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज, ज्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन लिखने में, नॉर्डिक कंट्रीज। तो इसमें जो है आप अलग अलग तरह का रिलेशन लिख सकते हो। इसमें आप ट्रेड रिलेशन लिख सकते हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव लिख सकते हो, प्रेजेंट स्टेटस लिख सकते हो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हेडिंग बना के
आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हो। प्रेजेंट स्टेटस में वही आ जाएगा, मुंबई के अंदर कॉन्सुलेट ओपन किया है, उनका जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड फंड है उसके अंदर इंडिया को में 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। जो आर्कटिक के अंदर इंडिया के कई सारे प्रोग्राम है, वहां पे फिनलैंड के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। थोड़ा ट्रेड रिलेशन के बारे में बात कर सकते हो, तो दीज आर सम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर सकते हो। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं 150 वर्ड में आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और अगर वो मैप बनाना आता है तो आप मैप भी बना सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और टॉपिक आज बहुत ज्यादा थे नहीं, बट एनीवेज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी अटेंडेंस दे दिया करो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप लिखते हो न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो तो आप उसमें थोड़ा सा बता दिया करें हमें। बाकी तैयारी करते रहें, ठीक है। इस बार अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो ऑल द बेस्ट है सभी बच्चों को। मिलते हैं कल नई एनालिसिस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।